अरे देखो, ये लूजर फिर से सबसे पहले अखाड़े में आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अर्जुन के बिना पीछे मुड़े उसको समझ आ गया कि उसका मजाक उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका कजिन विक्रम है, जो अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर उस पर हंस रहा था। विक्रम, एक बात बताओ, तुम दोनों तो एक ही परिवार से हो, खाना भी सेम ही खाते हो, फिर तुम इतने स्ट्रांग और ये इतना लूजर क्यों है? पवन ने भी हंसते हुए विक्रम से सवाल किया। अरे तुम्हें नहीं पता? ये बात तो पूरे गांव को पता है कि अर्जुन के पिता ने कितनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब इसे मिली है। इससे दूर रहो। ये और इसके पापा और ये दोनों एक जैसे ही हैं, गंदे। इसलिए मेरी माँ मुझे इन लोगों से दूर रखती है, नहीं तो मैं भी इसकी तरह पानी कम चाय हो जाऊंगा। विक्रम ने पवन से कहा। अर्जुन चुपचाप काफी देर से ये सब सुन रहा था। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वो बस अपने पापा की वजह से चुप था। उन्होंने उससे कहा था कि विक्रम उसका छोटा भाई है, इसलिए वो उससे लड़ाई ना करे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन और विक्रम का एज डिफरेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन उन दोनों के नेचर में बहुत फर्क था और ये बात सबको साफ नजर आती थी। जहां अर्जुन अपनी एज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और हार्ड वर्किंग था, उसके कंपैरिजन में विक्रम जिद्दी, बदतमीज और घमंडी था। जब बच्चे अपने टीन एज में होते हैं और अपने पापा को छोटी मोटी चीजें करते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसके पापा कितने पावरफुल हैं और कितने स्ट्रांग हैं। हालांकि वह कुछ बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी वह बचपन से ही अपने फादर को एडमायर करता है कि कैसे उसके पापा उसकी हर विश पूरी करते हैं, कैसे वो उसे अपने कंधे पर घुमाते हैं और कैसे वो गेम्स, ऑफिस और घर सब एक साथ संभालते हैं। आजकल के लड़के जब अपने पापा को देख देख कर बड़े होते हैं तो उन्हें शौक होता है कि वो अपने पापा जैसे कपड़े, जूते और घड़ी पहने। बच्चे अपने बचपन में ऐसा करते भी हैं, लेकिन तब उन्हें नहीं पता होता कि पापा की जगह लेने या उनके जैसे होने का क्या मतलब है। लेकिन कैसा महसूस करता होगा वो बच्चा जिसके मन में सपने तो बहुत हों, वो काबिल भी हो, लेकिन शारीरिक क्षमता के आगे उसे अपना सर हार मानना पड़ जाए। ऐसी कुछ बातें चल रही थी 13-14 साल के बच्चे अर्जुन शेखावत के मन में, जो चुपचाप सुबह सबसे पहले अखाड़े में आकर खुद को मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगा है, ताकि वो एक दिन अपने परिवार और अपने पिता का नाम रोशन कर सके। वो चाहता था कि वो भी अपने पापा जैसे पहलवान बने और अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे। वो भी चाहता था कि उसके मसल्स और बाइसेप्स बिल्कुल जॉन इब्राहिम जैसे हो जाएं, लेकिन इनर स्ट्रेंथ की कमी से वो ऐसा नहीं बन पाया। उसकी लाख कोशिश और लगातार मेहनत के बावजूद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसका हर दिन सैड सैड होता है। लेकिन फिर वो अपनी पूरी हिम्मत और हौसला जुटाकर हर सुबह अखाड़े में आकर अपने आप को कुश्ती की कला में माहिर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। जब वो सोचता है कि वो पहलवानों के परिवार से हैं, जहां उसके पापा और दादा इतने स्ट्रांग हैं, तो उसमें भी उनका ही खून है जो उसको जोश से भर जाता है। और फिर जैसे ही वो अपने शरीर की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर डीमोटिवेशन साफ नजर आती है। खुशी उसे बस एक बात की है कि उसकी कुश्ती की स्किल्स उस गांव के हर बच्चे से ज्यादा बेहतर और परफेक्ट है। वो इसी उम्मीद में है कि एक दिन काश उसके अंदर कोई सुपर पावर आ जाए और फिर कोई उसे ऐसा गैजेट मिल जाए जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अपने सुपर पावर के इमेजिनेशन में डूबा अर्जुन अपनी जी जान से कोशिश करता रहा कि तभी उसे पीछे से कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आई। एक एक करके सारे बच्चे अब अखाड़े में पहुंच चुके थे और कुछ ही देर में उनके ट्रेनर माधव सिंह भी अखाड़े में पहुंच गए। एक बच्चे की नजर ट्रेनर पर पड़ी। वो खुसफुसाकर बोलने लगा, रिंग मास्टर आ गया, रिंग मास्टर आ गया। माधव सिंह के स्ट्रिक्टनेस की वजह से सारे बच्चे ट्रेनर को रिंग मास्टर बोलकर बुलाते थे जब वो उनके आसपास नहीं होता था। उनके आते ही सारे लड़कों की जुबान पर ताले लग गए और सब डर से सकपकाकर अपनी अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। दूर से ही अर्जुन शेखावत को अपने स्किल्स को निखारते हुए देखकर माधव सिंह को पुराने दिन याद आने लगे थे कि कैसे वो अर्जुन और
विक्रम के पिता के साथ उस अखाड़े में अर्जुन के दादाजी से कुश्ती सीखा करते थे। ऐसे समय का चक्र घूमा कि वो आज वापस उसी अखाड़े में ट्रेनर के रूप में खड़े थे। बहुत अच्छे अर्जुन, छोरे ऐसे ही मेहनत करता रहे, अच्छा जा रहा है। और सुनो रे, तुम लोग अर्जुन से सीखो कुछ। कुश्ती के लिए बैल की ताकत लागे, बैल बुद्धि नहीं। माधव सिंह ने बाकी लड़कों को डांटते हुए कहा। हरियाणा के गांव में पले बड़े होने की वजह से उसकी आवाज और कद काठी बहुत ही कड़क थी, जो किसी भी बच्चे को डराने के लिए काफी था। माधव सिंह अब सारे लड़कों के सामने आकर खड़ा हो गया और उनको कुश्ती की नई स्किल्स सिखाने लगा। सारे शिष्य बड़े ध्यान से अपने ट्रेनर को देखने लगे। कई बार ट्राई करने के बाद भी सारे लड़के एक दिन में उस स्किल को कॉपी नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसने काफी हद तक अपने ट्रेनर के ट्रिक्स को अपनी टेक्निक में ला पाया था। और उसके ट्रेनर भी उसे चुपचाप देख रहे थे। ठीक है, आज के लिए तुम सबकी छुट्टी, लेकिन तुम लोग अपने घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करना। और हाँ, कोशिश रहे कि कल इसे सीखने में पूरा दिन ना लगे, नहीं तो टांगे तोड़ दी जाएगी। माधव सिंह ने लड़कों को डराते हुए कहा, क्योंकि किसी स्किल को सीखने के लिए डिसिप्लिन और डर बहुत जरूरी था। अपने ट्रेनर की बात सुनते ही सारे बच्चे अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े, ये सोचते हुए कि चलो आज तो इस रिंग मास्टर के हाथ से जल्दी छुट्टी हो गई। लेकिन अर्जुन बहुत आराम से अपना सारा सामान समेट रहा था। वो बस अखाड़े से निकलने ही वाला था कि उसके गुरुजी ने उसे आवाज देकर रोका। अर्जुन, रे रुक छोरे, मन ने पता है तू बहुत मेहनत करे है, और थारी मेहनत और एकाग्रता की वजह से ही तू सारे लड़कों से पहले किसी भी कला को सीख लेवे। तू फिक्र ना कर और अपने आप को किसी से भी कम ना समझ, क्योंकि जितनी बारीकी थारे कुश्ती की कला में है उतना पक्का तो अब तक इस कक्षा में कोई भी नहीं है। तू बस जम के लस्सी पी और लगा रहे, मारे को यकीन है एक दिन इसी अखाड़े में तू मन ने भी बात देवेगा। माधव सिंह ने हंसकर अर्जुन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, यस सर, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकूं। अर्जुन ने जवाब दिया और अखाड़े से घर के लिए निकल गया। अर्जुन रास्ते में सोचते हुए ही जा रहा था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब वो भी अपने दादाजी और अपने गुरुजी जैसा पावरफुल बन पाएगा। उसने आज तक अपने पापा की बहादुरी और कुश्ती की भी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उनको कुश्ती करते हुए देख नहीं पाया था। क्या सच में मेरे पापा इतने पावरफुल थे? क्या वो भी ऐसे ही मेरे ट्रेनर के जैसे कुश्ती किया करते थे? फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुश्ती छोड़ दी और कभी अखाड़े की तरफ मुड़कर नहीं देखा? क्या सच में मेरे पापा ने कोई गलत काम किया जिसकी वजह से मुझे ये कर्ज मिला है? और क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अपने मन में ऐसे ही कई सवाल लिए वो अपने घर पहुंचा, लेकिन वो कभी भी अपने पापा से ये बातें नहीं पूछता था कि कहीं उसके पापा को बुरा ना लग जाए। असल में बात कुछ ऐसी थी कि अर्जुन के पापा भी अपने समय में एक दमदार पहलवान थे, लेकिन इसी कुश्ती की वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए थे। जब अर्जुन की माँ और उसे उसके पापा की जरूरत थी, तब विशाल शेखावत कहीं दूर किसी शहर में कुश्ती लड़ने गए थे और परिवार के बुरे समय में कोई उनका सहारा नहीं था। अर्जुन जब अपनी माँ कुसुम के पेट में था, तब वो कुएं से पानी भरते हुए वहीं फिसल कर गिर गई। बच्चे और माँ दोनों की जान बचाने के लिए अर्जुन का समय से पहले ही जन्म हो गया और जो इलाज उसे उस समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसी बात से नाराज होकर कुसुम विशाल से दूर रहने लगी और अब अर्जुन अपने पिता के साथ रहने लगा। विशाल ने कुसुम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कुसुम नहीं मानी, तो विशाल ने उस दिन से कभी भी अखाड़े में ना उतरने की कसम खा ली। अर्जुन ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खटखटाया, उसके पापा ने दरवाजा खोला। अरे अर्जुन बेटा, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक है ना? अर्जुन के पापा ने उससे सवाल किया, जिसका अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है,
अब आ गए हो तो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अर्जुन ने टेबल पर रखे नाश्ते की तरफ देखा तो वहां पराठा, मक्खन और लस्सी रखी थी। पराठा ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था उसके पापा काफी देर से नाश्ते पर उसका वेट कर रहे थे। पापा, आप नाश्ता कर लिया कीजिए, मेरे इंतजार में आपको भी देर तक भूखे रहना पड़ता है। अर्जुन ने अपने पापा से कहा और बाथरूम की तरफ हाथ मुंह धोने चला गया। मेरे बेटे, जिस तरह तुम्हें मेरी फिक्र है उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम इतनी कम उम्र में ही इतने समझदार हो गए हो कि तुमने आज तक मुझसे एक भी सवाल नहीं किया, ना ही कोई शिकायत की। मुझे पता है तुम्हें भी अपने शरीर को देखकर निराशा होती होगी कि तुम गांव के बाकी बच्चों जैसे नहीं हो। इतने एफिशिएंट और एक्टिव होने के बाद भी तुम्हारी ये स्किल्स किसी को दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है तो बस कमजोरी, जिसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। अपने बेटे की तरफ देखते हुए विशाल शेखावत मन ही मन अपने आप को कोसने लगा और मन ही मन खुद को अपने बेटे की इस वीकनेस के लिए जिम्मेदार मानने लगा। थोड़ी देर में अर्जुन बाथरूम से बाहर आ गया और बाप बेटे दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। पराठे कैसे बने हैं? लस्सी पीकर देखो, इससे तुम्हारी मूछें भी आ जाएगी। अर्जुन के पिता ने अपने उदास बेटे की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मजाक करते हुए कहा। अर्जुन भी बेमन से अपने पिता की खुशी के लिए मुस्कुराने लगा। अगले दिन फिर जब अर्जुन दोबारा अखाड़े पर पहुंचा तो एक अनजाना लेकिन प्यारा सा चेहरा उसे बार बार दिखाई दे रहा था। कोई लड़की थी जो दूर से उन लड़कों को अखाड़े में कुश्ती सीखते देख रही थी। क्योंकि आज अर्जुन नए सिखाए गए स्किल में सबसे बेहतर था तो ट्रेनर ने उसे सारे बच्चों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसे उन बच्चों को कुछ मूव्स दिखाने के लिए कहा और बाकी बच्चों से कहा कि वो अर्जुन को देखकर प्रैक्टिस करे। गुरुजी अखाड़े के दरवाजे पर खड़ी उस लड़की और उसके पापा से मिलने चले गए, जो काफी देर से माधव सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग माधव सिंह के गांव से खास वहां उसी से मिलने आए थे। अरे कृपाल सिंह, तू यहाँ कैसे? और तुम्हारी बिटिया कितनी बड़ी हो गई? माधव सिंह ने अखाड़े के गेट पर खड़े आदमी से कहा। हाँ माधव सिंह, बस बिटिया की वजह से ही आना पड़ा। 1-2 साल से मैं देख रहा हूं इसका रुझान कुश्ती की तरफ है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए तुमसे बेहतर गुरु कौन होगा। कृपाल सिंह ने माधव सिंह से कहा, बिटिया गुरुजी का आशीर्वाद लो और तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो पूछ लो। अपनी बात पूरी करने के बाद कृपाल सिंह ने अपनी बेटी से कहा, हेलो सर, मेरा नाम दिव्या है और मैं आपसे कुश्ती सीखना चाहती हूँ। आपको नहीं पता होगा लेकिन हमारे गांव के हीरो आप ही हो और आपकी सुपर पावर की कहानी सुनकर ही मेरा इंटरेस्ट कुश्ती की तरफ बढ़ा है। दिव्या पूरी इज्जत और आंखों में खुशी लिए माधव सिंह की तारीफ कर रही थी। ये तो घनी चोखी बात है बिटिया, लेकिन अभी मैं तन्ने कुछ नहीं सिखा सकता। फिर भी तू अगर अखाड़े में चढ़कर देखना चाहे तो देख ले। इतना कहते हुए माधव सिंह दिव्या और अपने दोस्त को अंदर जाने के लिए इशारा करने लगा। जब तक उधर माधव सिंह कृपाल सिंह से बात कर रहे थे तब तक विक्रम और अर्जुन के बीच लड़ाई छिड़ चुकी थी। अर्जुन चुपचाप अपने ट्रेनर की बात सुनकर उन लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहा था कि तभी विक्रम ने उसे आकर चैलेंज कर दिया। तुम बड़े रिंग मास्टर के चमचे बन रहे हो, अगर कुश्ती में इतने ही पावरफुल हो गए हो तो आओ मुझसे मुकाबला करो। विक्रम ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा। अर्जुन तब भी चुपचाप वहां खड़ा था, लेकिन विक्रम के बार बार धक्का देने पर वो ही गुस्से में आ गया। विक्रम के 2-3 पंच को तो अर्जुन ने अपने स्पीड से रोक लिया, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया। जब तक उनके ट्रेनर वहां आए तब तक वो दोनों मिट्टी में लौट रहे थे। अर्जुन बुरी तरह से विक्रम से हार गया था। अर्जुन, विक्रम, क्या तुम दोनों छोरे क्या कर रहे हो? अब भी क्या अभी दोनों अपनी जगह पे मुर्गा बन जाओ। ट्रेनर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। गुरुजी की डांट सुनकर दोनों मिट्टी से उठ खड़े हुए और अपनी जगह पर जाकर मुर्गा बन गए। फिर अर्जुन की नजर उस लड़की पर पड़ी जो
अखाड़े के बाहर खड़ी थी और अब वो उसके सामने खड़ी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसकी नीली नीली आंखें अर्जुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उस लड़की को एक नजर देखते ही अर्जुन को उस पर क्रश हो गया। लेकिन फिर अर्जुन को ध्यान आया कि उस लड़की ने उसे अभी अभी हारते हुए देखा है। इस बारे में सोचते ही उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। आज से पहले अर्जुन काफी बार हारा था, लेकिन उससे कभी इतना बुरा महसूस नहीं हुआ था। शायद वो ऐसा दिव्या की वजह से फील कर रहा था। बच्चों, आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। तुम लोग अपने घर जाओ। विक्रम और अर्जुन, तुम दोनों मुझसे मिलकर जाना। ट्रेनर ने अर्जुन और विक्रम को छोड़कर सारे लड़कों से घर जाने के लिए कहा। विक्रम, यहां पर क्या हुआ था? मन ने पूरी जानकारी चाहिए, ना एक शब्द इधर ना उधर। गुरुजी ने विक्रम से पूछा। सर, आपके बाहर जाते ही ये अपने आप को सबका ट्रेनर समझने लगा और मुझे लड़ने के लिए चैलेंज किया। विक्रम ने झूठ बोलते हुए कहा। ठीक है, तू घर जा और आगे से फिर कभी ऐसी गलती ना करिए। माधव सिंह ने विक्रम को चेतावनी देते हुए कहा। दिव्या, तुम जाकर अखाड़े की माटी देखो और खुद से पता करो कि किस मिट्टी पर तन्ने कुश्ती सीखनी चाहिए। और तन्ने बाद में मिलता हूं। गुरुजी ने दिव्या को वहां से दूर भेजते हुए कहा। अर्जुन अभी भी वहां उदास खड़ा था। ट्रेनर उसके मन की बात समझ चुका था, इसलिए विक्रम और दिव्या को वहां से भेज दिया ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। अर्जुन ने विक्रम की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा। अर्जुन, छोरे, मने पता है थारी कोई गलती ना होगी। मैं तन्ने और विक्रम दोनों को जानता हूं। ट्रेनर ने अर्जुन को चुप कराते हुए कहा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, सर, मैं पिछले 3 साल से पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुश्ती के लिए बना हूं, इसलिए मैं कल से अखाड़े पर नहीं आऊंगा। अर्जुन ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। अर्जुन, छोरे, तन्ने ऐसा करने की जरूरत ना है, क्योंकि मन ने पता है कि अब इस समय थारी सहायता कौन कर सके है। गुरुजी ने अर्जुन से कहा। आखिर ऐसा कौन था जो अर्जुन की मदद कर सकता था? क्या अर्जुन अपने ट्रेनर की बात मानकर अखाड़े पर दोबारा आएगा? क्या अर्जुन का पहलवान बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? अपने गुरुजी से आश्वासन मिलने के बाद अर्जुन अपने घर की तरफ जाने लगा और उसे नजरों से ओझल होते हुए देख माधव सिंह अपने किसी पुराने ख्याल में डूब गया। आओ आओ माधव सिंह, कैसे हो? सब ठीक ठाक? गजानंद शेखावत अपने अखाड़े की खटिया पर आराम कर रहे थे। उन्होंने माधव सिंह को आते हुए देखकर कहा। मैं तो ठीक हूं गुरुजी, आप बताइए, सब खैरियत? आपने अचानक ऐसे बुलावा भेजा तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी, इसलिए तो आपका संदेश मिलते ही मैं भागा चला आया। माधव सिंह ने अपने गुरुजी की चिंता करते हुए कहा। हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुमसे मिलने को जी चाहा तो मैंने तुम्हें बुलवा लिया। तुम्हें तो पता है तुम मुझे मेरे बेटों से ज्यादा प्रिय हो। गजानंद सिंह ने अपने प्यारे शिष्य पर प्यार लुटाते हुए कहा। माधव सिंह को इस अखाड़े में आए हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। उससे पहले उस अखाड़े पर गजानंद शेखावत का राज हुआ करता था, जो अर्जुन और विक्रम के दादा थे, और उनके नाम से ही उस गांव को जाना जाता था। हर किसी को पता था कि होशियारपुर पहलवान गजानंद शेखावत का गांव था और उनकी वजह से उस गांव का दबदबा दूर दूर तक बना हुआ था। आसपास के गांव के मेधावी बच्चे उनसे कुश्ती सीखने आते थे। पहलवान माधव सिंह भी ऐसे ही किसी दूसरे गांव से आए थे और गजानंद शेखावत के प्रिय शिष्य बन गए। उनसे पहले उस अखाड़े में उनके गुरुजी ही सबको कुश्ती सिखाते थे, लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनको अपने अखाड़े की फिक्र होने लगी। तभी उन्होंने जल्दबाजी में अपने प्रिय शिष्य माधव सिंह को बुलावा भेजा। मैं जानता हूं गुरुजी, आपने मुझे कभी अपने बेटों से कम नहीं समझा, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब आपकी शिक्षा की वजह से ही हूं। आपने मुझे बस कुश्ती ही नहीं बल्कि जीवन की कला भी सिखाई है।
माधव सिंह ने अपने गुरु के प्रति आभार जताते हुए कहा, नहीं नहीं माधव सिंह, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो मैं खुद को धनी मानता हूं। आखिर मेरी धरोहर तो ये कला और ये अखाड़ा है, इसलिए अब समय आ गया है कि इसके लिए कुछ फैसला लिया जाए। गजानंद शेखावत ने गोल गोल बात घुमाते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी, क्या ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूं भी या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। माधव सिंह ने अपने गुरुजी की मदद करने के इरादे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे कहूं, लेकिन इसी बात की चिंता मुझे दिनों दिन सता रही है कि मेरे जाने के बाद इस अखाड़े का क्या होगा। गजानंद शेखावत ने चिंता जताते हुए कहा। माधव सिंह गजानंद शेखावत के दूर के रिश्तेदार थे। कभी माधव सिंह के पिता गजानंद शेखावत के साथ ही खेला कूदा करते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन माधव के पिता को काफी कम उम्र में ही दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने माधव सिंह की जिम्मेदारी गजानंद शेखावत को सौंप दी थी। वहीं गजानंद शेखावत ने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और माधव सिंह की जिंदगी में एक पिता और गुरु की कमी को पूरा किया और उसे भी अपने दोनों बेटों के साथ उचित शिक्षा और संस्कार दिया था। गुरुजी, आप तो जानते हैं कि आप मेरे लिए मेरे पिता समान हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आप मेरे गुरु हैं, तो आप आज्ञा दीजिए बिना हिचकिचाए। माधव सिंह ने गजानंद शेखावत को यकीन दिलाते हुए कहा, माधव, तुम तो जानते हो मेरे लिए तुम मेरे बेटों से कम नहीं हो। तब समय आ गया है कि तुम एक बेटे और शिष्य होने का फर्ज निभाओ, क्योंकि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। गजानंद शेखावत ने निराश होते हुए कहा। गजानंद की दो हष्ट पुष्ट बेटे होते हुए भी उन्हें सिर्फ अपने शिष्य से उम्मीद थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे खुद की जिंदगी और तकरार में इतने व्यस्त हैं कि अपनी असलियत ही भूल बैठे हैं। गुरुजी, मुझे इस लायक समझने के लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस काबिल हो पाऊंगा कि आपकी जिम्मेदारी को संभाल पाऊं। माधव सिंह ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अरे बस माधव, मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो और अपना कार्यभार संभालो और समझना कि ये तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें जिम्मेदारी मिली है और ये गुरु का आदेश भी है। गजानंद शेखावत ने गंभीर आवाज में माधव से कहा। अपने गुरु की मजबूरी और आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए माधव सिंह ने उस अखाड़े के गुरु का पद संभालने का फैसला किया और अपने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। माधव सिंह ने अपने गुरुजी से कहा। अर्जुन की प्रतिज्ञा और निष्ठा को देखकर माधव सिंह को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो अर्जुन और विक्रम के पिता के साथ उसी अखाड़े में कुश्ती सीखा करता था। उसे विशाल शेखावत की बहादुरी और टेक्निक देखकर आश्चर्य होता था कि कोई इतनी कम उम्र में कैसे इतना दृढ़ निश्चय और ताकतवर हो सकता था। मन ही मन वो उसे देखकर प्रेरणा भी लेता था और उसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी मानता था। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि विशाल जरूर एक न एक दिन पूरे गांव और शहर का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि बस वो अखाड़े का रास्ता ही भूल गया और जिस पद का हकदार विशाल शेखावत था, आज वहां माधव सिंह खड़ा था। ये उन दिनों की बात है जब विशाल कुश्ती में दिलचस्पी नहीं रखता था और ना ही कभी अपने पिता गजानंद के लाख कहने पर भी उस ओर ध्यान दिया था। लेकिन एक दिन उसके पिता के अखाड़े में एक लड़की आई, जिसे देखते ही विशाल उस पर अपना दिल हार बैठा। लड़की का नाम तो कुसुम था, लेकिन वो अपने नाम के जैसे कोमल नहीं थी और न ही गांव की बाकी लड़कियों जैसी छुई मुई थी। कुसुम की सोच, ईमानदारी, मेहनत और कुश्ती को लेकर उसका लगाव उसे बाकी लड़कियों से अलग करता था। विशाल ने जब पहली बार उसे अखाड़े में कुश्ती लड़ते देखा, तब से ही वो रोज वहां उसे देखने आने लगा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका भाई अखिल शेखावत भी
मन ही मन कुसुम को चाहने लगा था। विशाल, यहाँ आओ, मैं देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से रोज इसी समय यहां आते हो। अगर तुम्हें कुश्ती सीखनी है तो अखाड़े के अंदर आओ, गेट पर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। गजानंद शेखावत ने विशाल को आवाज देकर कहा। हालांकि अब भी विशाल को कुश्ती में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुसुम को पास से देखने की ख्वाहिश उसको अखाड़े के भीतर ले आई। गुरुजी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं दूर से ही ठीक हूं। विशाल अखाड़े में नहीं कूदना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता से कहा, ठीक है, रहने दो, वैसे भी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। विशाल के भाई अखिल ने कुसुम के सामने अपना इंप्रेशन जमाते हुए और विशाल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर विशाल को बहुत तेज गुस्सा आया और वो अखाड़े से निकलकर बाहर चला गया। कुछ दिनों तक वह अखाड़े से दूर दूर रहने लगा और वहीं से कुसुम को देखा करता था। कुसुम दूसरे गांव से उसके पिता से कुश्ती सीखने आई थी और वह दिल्ली में होने वाले नेशनल कुश्ती चैंपियन का हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन ऐसे ही कुसुम गांव में किसी काम से निकली और उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उस कांटे को निकालने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुई, लेकिन उसके पैरों से बहुत खून निकलने लगा। विशाल जो वहीं पास से गुजर रहा था, उसने कुसुम को जख्मी हालत में देखा और भागकर उसकी मदद करने आ गया। क्या तुम ठीक हो? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? विशाल शेखावत ने कुसुम से पूछा। मैं बस यहां से जा रही थी कि पैरों में कांटा चुभ गया, कुसुम ने विशाल को जवाब दिया। विशाल ने फिर कुसुम के पैरों पर कोई जड़ी बूटी लगाई और उसका खून बहना बंद हो गया। फिर विशाल ने कुसुम के पैरों की पट्टी कर दी और उसे घर छोड़ने उसके साथ साथ जाने लगा। उसी दिन कुसुम और विशाल की दोस्ती हो गई और ऐसे ही वह लोग रोज एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। विशाल तो पहले से ही कुसुम को पसंद करता था। अब धीरे धीरे कुसुम भी विशाल के प्यार में पड़ गई थी और वह भी उससे शादी करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उनके प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे और गजानंद शेखावत को भी अपने बेटे की प्रेम कहानी के बारे में पता लगा। गजानंद शेखावत ने बिना कुछ बोले गांव से कुसुम को बाहर निकलवा दिया और उससे कह दिया कि वो विशाल से दूर रहे, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और विशाल अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उसे नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा और क्या नहीं, इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि वो विशाल से दूर रहे। कुसुम को समझ नहीं आया कि वो गजानंद शेखावत की बातों का क्या जवाब दे, इसलिए वह चुपचाप गांव छोड़कर चली गई। कुसुम, तुम कहां जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? कुसुम को अचानक से गांव छोड़कर जाते हुए देख विशाल ने उससे सवाल किया। विशाल, मुझे जाने दो, मैं यहां तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के नाम पर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूं। मुझे बहुत कुछ करना है, अपना नाम कमाना है, कुसुम ने विशाल से कहा। विशाल ने कुसुम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उसकी बात नहीं सुन रही थी और वह उसी दिन विशाल को बिना बताए गांव से हमेशा के लिए चली गई। जब विशाल को पता लगा कि कुसुम को उसके पिता गजानंद शेखावत ने गांव से बाहर किया है, तब वह अपने पिता से अपने सवालों का जवाब मांगने चला गया। पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब आपको पता है कि मैं कुसुम से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, फिर आपने कुसुम को मुझसे दूर जाने के लिए क्यों कहा? विशाल ने अपने पिता से सवाल किया। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मुझसे सवाल करने की जगह अगर तुम देखो कि क्या तुम उस लड़की के लायक हो या क्या तुम उस लड़की से शादी करने के बाद उसे खुश रख पाओगे, तब ये सवाल तुम मुझसे करना। गजानंद शेखावत ने विशाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मैं सब समझता हूं, क्योंकि मैं आपके जैसे अखाड़े में नहीं आया और मैंने आपके सपने को पूरा करने से मना कर दिया, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। विशाल शेखावत ने गुस्से में अपने पिता से कहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुश्ती सीखने से या फिर मेरे आपकी जगह ले लेने से आप खुश हो जाओगे और अपनी मर्जी के मालिक हो जाओगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं कुश्ती जरूर सीख लूंगा और आपसे भी बेहतर पहलवान बनूंगा। मैं कुसुम से शादी भी करूंगा, लेकिन आज के बाद कभी भी आपका बेटा कहलाना पसंद नहीं करूंगा।
विशाल शेखावत ने अपने पिता से कहा और गुस्से में वह वहां से निकल गया। 2-4 दिनों तक विशाल अपने ख्यालों में डूबा हुआ इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके पिता ने उसको अपने पास बुलवाया। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें जिंदगी में हर वह कुछ मिले जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम अगर मेहनत करने से कतराओगे तो कोई भी कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम बेशक मेरे जैसे मत बनो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे कि कुसुम तुमसे प्यार करने के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी करे। गजानंद शेखावत ने अपने बेटे विशाल को समझाते हुए कहा। विशाल को अपने पिता की बात समझ आ गई और उसने अगले ही दिन से कुश्ती सीखना शुरू कर दिया। वह जब अखाड़े में आया था तो उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि एक दिन यह विशाल शेखावत अपने देश के लिए कुश्ती चैंपियनशिप जीतेगा। लगातार मेहनत करने के बाद विशाल एक के बाद एक चैंपियनशिप में आगे बढ़ता गया और जब उसके पिता को लगा कि अब विशाल सही रास्ते पर आ गया है, तब उसने कुसुम से उसकी शादी कर दी। कुसुम और विशाल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनकी शादी के 3 महीने बाद ही विशाल का नाम कुश्ती के नेशनल चैंपियनशिप के लिए चुना गया। विशाल ये खबर सुनकर बहुत खुश था और उसके पिता भी इस बात से खुश थे, लेकिन कुसुम को हर ढलते दिन के साथ एहसास होने लगा कि विशाल अब उससे ज्यादा ध्यान कुश्ती में लगा रहा है। वह भी विशाल की इस तरक्की में खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह अकेली पड़ गई हो। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि विशाल नेशनल चैंपियनशिप के लिए वहां से बाहर जाए। विशाल, मैं जानती हूं कि तुम इस नेशनल चैंपियनशिप में जाने के लिए बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे हमारा क्या होगा? कुसुम ने विशाल से कहा। हमारा मतलब? तुम तो अपना ख्याल रख सकती हो ना, फिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? विशाल ने कुसुम से पूछा। हाँ विशाल, हमारा मतलब मेरा और हमारे होने वाले बच्चे का, कुसुम ने विशाल से कहा। कुसुम की बात सुनकर विशाल बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसे नहीं पता था कि उसे एक ही दिन में इतनी बड़ी 2 खुशखबरियां मिल जाएंगी। कुसुम, मैं बहुत खुश हूं और तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हमारे होने वाले बच्चे का भी। लेकिन तुम ये सोचो कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और उसे पता लगेगा कि उसके पिता नेशनल लेवल के चैंपियन है, तो उसे कितना अच्छा लगेगा और वो अपने माँ बाप की जिंदगी से कितना इंस्पायर होगा। विशाल ने कुसुम को समझाते हुए कहा। नहीं विशाल, मैं अकेली इतना सब नहीं संभाल पाऊंगी। तुमसे शादी करने के बाद मैंने भी तो अपनी कुश्ती छोड़ दी और सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या तुम हमारे बच्चे के लिए थोड़ा समय नहीं दे सकते? कुसुम ने विशाल से सवाल किया। कुसुम विशाल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीच में इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और अब कुसुम ने देखा कि विशाल की जिंदगी में उससे ज्यादा मायने अब कुश्ती रखता है, तो वह इस बात से भी चिढ़ने लगी थी। कुसुम, मैं भी ये सब हमारे होने वाले बच्चे के लिए करना चाहता हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहां पर मेरा पूरा परिवार है जो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखेगा, विशाल ने कुसुम को समझाते हुए कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं। जब तुम्हें लगे कि अब तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम मुझे लेने आ जाना, कुसुम ने नाराज होते हुए कहा और अपने मायके के लिए निकल गई। विशाल ने मन बना लिया था कि वो कुसुम की बात मान लेगा और उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन फिर तभी गजानंद शेखावत ने विशाल को अपने पास बुलवा लिया। बेटा, तू फिक्र मत कर, कुसुम अभी थोड़ी नाराज है और अगर वो इस समय अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती है तो उसे जाने दे, लेकिन तुम्हें जो मौका मिला है वो अपने हाथ से मत गंवाना। वह लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिलता है, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। एक बार तुम चैंपियनशिप जीत कर आ गए तो कुसुम भी मान जाएगी, गजानंद शेखावत ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। विशाल को भी अपने पिता की बात सही लगी, इसीलिए वो कुसुम को उसके मायके छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गया, जहां उसे 6 महीने तक नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस करनी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और
विशाल जैसे जैसे अपने चैंपियनशिप के करीब बढ़ता गया वैसे ही कुसुम से दूर भी होता गया। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके गांव में या कुसुम की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसका होने वाला बच्चा कैसा है और कब इस दुनिया में आने वाला है। विशाल इन सब बातों से अनजान था। 6 महीने बाद जब विशाल का पहला कंपटीशन था तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। जिस दिन उसके चैंपियनशिप का पहला दिन था उसी दिन उसके गांव से बुलावा आया कि कुसुम की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन विशाल वहां उसके लिए नहीं पहुंच पाया। विशाल को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुसुम के पास जाए या फिर अपने चैंपियनशिप के इतने करीब आकर उसके पहले मुकाबले में हिस्सा ले। वह बस चुपचाप अपने चेंजिंग रूम में परेशान होकर बैठा हुआ था। एक बार को तो उसने मन बना लिया था कि वो कुसुम के पास जाएगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि अखाड़े पर जाने की बारी अब विशाल की थी। विशाल का ट्रेनर भी उसे ढूंढते हुए चेंजिंग रूम में आया और बिना उसकी बात सुने उसे अखाड़े की तरफ लेकर चला गया। क्या विशाल अपने पहले चैंपियनशिप में सफल हो पाएगा? क्या विशाल चैंपियनशिप से आगे बढ़कर कुसुम और अपने बच्चे को चुनेगा? आखिर कुसुम या नेशनल चैंपियनशिप? क्या है विशाल शेखावत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी? हेलो गाइस, तो ये अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।